Hello student, myself Jagdish Singh, JDS sir, physics faculty in Reliable Institute कोटा। जे मेन प्लस एडवांस के क्रेश कोर्स में हम इस सेशन में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th लेवल का टॉपिक है और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर लास्ट में हम कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्स। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो माइनस ई, इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम्स होगा। प्रोटॉन की बात करें तो हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा प्लस का ई, यानी प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स चार्ज होगा। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे अल्फा पार्टिकल्स ले। अल्फा पार्टिकल एक तरह से क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियाई है जिस पर चार्ज होता है प्लस का 2e। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है चार्ज से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन एक तरह से एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज नंबर 1, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में हम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड और कुछ उनके जो रूल्स है उनको फॉलो करते हैं, जबकि स्केलर में हम मोस्टली मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार डायरेक्शन भी आ जाता है, बट वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम उसको स्केलर की कैटेगरी में लेते हैं। इसी तरह से चार्ज भी क्या है, एक स्केलर है, जहां हम ओनली उसके मैग्नीट्यूड और जो भी उसका नेचर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी कि चार्ज एक्स में जा रहा, वाई में जा रहा, हॉरिजॉन्टल जा रहा, वर्टिकल जा रहा है। यानी चार्ज एक तरह से क्या, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो हम चार्ज का समीशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम सिंपल एलजेब्रा जो हम नॉर्मल 9th क्लास में यूज करते हैं उसका यूज करेंगे। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। पॉइंट नंबर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉइंट नंबर 3, चार्ज इज क्वांटाइज, यानी अगर किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल, यानी बोला है तो चार्ज ऑन एनी बॉडी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा, जहाँ एन एक इंटीजर है। यानी आप चार्ज को इस तरह से नहीं लिख सकते कि Q इक्वल टू प्लस का 3/2 ई या माइनस का 3/2 ई, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम चार्ज के बारे में डिस्कस करें तो चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना, यानी आप या तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे रहे हो या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो। तो फिर वो चार्ज जो भी काउंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही काउंट होगा, यानी प्लस माइनस ई इंटू ई। आप प्लस माइनस 3/2 ई नहीं लिख सकते, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन, यानी आधा इलेक्ट्रॉन। आधा इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चार्ज का मतलब है, यानी आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो इसका मतलब होगा कि आप इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही उस बॉडी को चार्ज करोगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करो तो अभी हमने डिस्कस किया कि नेचर में 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी को मैं पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना होगा, हम इस बॉडी से किसी भी प्रोसेस के थ्रू, जो भी चार्जिंग प्रोसेस होंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे तो उनके निकलने से रिलेटिवली इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उन इलेक्ट्रॉन को निकालकर अगर मैं किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को दे दूं तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ पॉइंट नंबर 5, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बट इस चैप्टर जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसमें हम ओनली स्टैटिक यानी रेस्ट चार्ज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और अभी हमने बोला कि रेस्ट चार्ज ओनली एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और वो होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में डिस्कस करेंगे मोस्टली, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मतलब डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो मैग्नेट वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में डिटेल्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यानी रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, वो प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर 6, चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाए तो अगर मान लो कि किसी बॉडी पर चार्ज है और कोई मूविंग ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन से, लिफ्ट से या किसी भी तरह से, तो उसको चार्ज पहले जैसा ही फील होगा यानी जब वो रेस्ट में था, या कुछ चेंज नजर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ होता तो अभी हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। प्रोटॉन की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो जो देखने वाला वो एक्सेलरेट हो रहा है या प्रोटॉन को देख रहा है, इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो फिर उस पर चार्ज चेंज होना चाहिए, पर जबकि चार्ज चेंज नहीं होगा, वो चार्ज वैसा का वैसा रहेगा। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, यानी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। आप किसी भी फ्रेम से बैठ के उसको ऑब्जर्व करो, आपको चार्ज उसका उतना ही मैग्नीट्यूड में नजर आएगा विद साइन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर हम कहें कि किसी बॉडी पर अगर मास नहीं है तो उसमें चार्ज हो भी नहीं सकता। इसका एग्जांपल है फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए उसके चार्ज भी 0 होता है। बट मास है तो चार्ज होगा ही नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर। जैसे न्यूट्रॉन की अभी हमने बात की, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर न्यूट्रॉन पर मास है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी मास हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। प्रोटॉन का भी मास हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मास अगर नहीं होगा तो चार्ज का कोई मतलब नहीं, यानी हम कह सकते हो कि उस पर चार्ज होगा ही नहीं। पर अगर मास होगा तो फिर बॉडी के नेचर या ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज होगा या नहीं होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से हमने न्यूट्रॉन का भी एग्जाम्पल लिया और इसी तरह से हमने फोटोन का भी एग्जाम्पल लिया। तो ये चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की। और अब आगे हम चार्ज के इफेक्ट के बारे में, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि कोई भी चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो अभी हमने जो चैप्टर डिस्कस किया उसमें हम केवल स्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस करें तो ओनली हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो इस इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में अभी तक हम चार्ज उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मान लो दो चार्ज हैं अपने पास Q1 और Q2, नेचर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इनके बिटवीन डिस्टेंस स्मॉल आर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, देन कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन चार्ज बिटवीन देम प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F इक्वल टू होगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। और जब प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा, फिर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज हो गया, जहाँ K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। और इन वैक्यूम K इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। अगर हम मीडियम की बात करें, जैसे अगर इसी फोर्स को अगर हम मीडियम में लिखें, तो मीडियम में लिखने के लिए F इन मीडियम इक्वल टू लिखूंगा मैं
1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पर नॉर्मली हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं गिवन होता है, हमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम गिवन होता है जो एप्सिलॉन आर से डिफाइन करते हैं। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो अगर हम मीडियम में फोर्स को लिखें तो एफ इन मीडियम इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर 1/4 नोट को अगर मैं के से रिप्लेस कर दूं तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम यानी फ्री स्पेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, अगर हम Q1 Q2 चार्ज जो कि आर डिस्टेंस पर है उसको किसी मीडियम के अंदर रख दें तो फिर मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा। अब एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इक्वल टू होगा 1। अगर हम वैक्यूम को हटाकर एयर की बात करें तो स्लाइटली, कई बार हम इक्वल टू 1 भी ले लेते हैं पर हम कहेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन 1, हल्का सा 1 से थोड़ा बड़ा होगा। और अगर हम कोई मीडियम जैसे वाटर की अगर बात करें तो ये वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 81। अगर मेटल यानी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वाला कोई मटेरियल है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। यानी जितना मीडियम कंडक्टिंग होगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे हमने क्यों एग्जाम्पल लिए, वैक्यूम के लिए 1 और अगर एयर है तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, वाटर के लिए 81 और मेटलिक या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वाला मटेरियल या मीडियम है तो फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज हो गया जो कि आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अभी तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में यानी कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वापस में फॉर्मूला लिखो तो एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और के क्या है इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइक चार्ज अगर है यानी प्लस और प्लस तो इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। यानी अगर मान लो कि कहा जाए कि Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स किस डायरेक्शन लगाएगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ आर क्या है इनके बिटवीन डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर कोई कहे कि Q1 पर Q2 का फोर्स निकालो तो Q2 क्योंकि पॉजिटिव है Q1 भी पॉजिटिव है, दोनों सेम टाइप के चार्ज है, इसलिए इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड अगेन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसी तरह से कोई कहे कि माइनस का चार्ज है तो माइनस Q1 और माइनस Q2, ये दोनों लाइक चार्ज है यानी दोनों का साइन नेगेटिव है तो दोनों के बिटवीन अगेन जो फोर्स होगा वो एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा जो सेम टाइप से होगा। जैसे एफ और एफ इस Q1 पर और ये वाला एफ इस Q2 पर और मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो बात हुई लाइक चार्ज के फोर्स की। अगर अनलाइक चार्ज है यानी अगर मैं इसको प्लस ले लेता हूँ और इसको माइनस ले लेता हूँ और अगेन इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, तो अगर हमें बोला जाए कि Q1 वाला चार्ज Q2 पर किस डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा तो मैग्नीट्यूड तो हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम चेक करते हैं ये प्लस है और ये माइनस है तो इनके बिटवीन जो नेचर होगा फोर्स का वो अट्रैक्टिव नेचर होगा यानी Q1 वाला Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाएगा और मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल ही लेंगे। इसी तरह से Q2 वाला भी Q1 पर फोर्स लगाएगा वो भी मैग्नीट्यूड में सेम होगा और इक्वल टू अगेन F यानी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये लाइक और अनलाइक चार्ज पर लगने वाला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो डायरेक्शन वाइज हमने डायग्राम में बता ही दिया। आप प्लस माइनस चेक करके हम डायरेक्शन और यहाँ से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर ये जो फोर्स है ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है जो कि हम न्यूटन स्लो मोशन में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो Q1 वाला भी Q2 पर फोर्स लगाएगा। वो डिपेंड करता है कि Q1 का फोर्स निकाल रहे हैं Q2 का निकाल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन हम नेचर वाइज डिस्कस कर लेंगे। सही। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब
क्योंकि ये एक रियल फोर्स है, इसलिए ये फोर्स कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, और हम जानते भी कि फोर्स कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। चले ना पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम इस फोर्स के नेचर के बारे में डिस्कस करें, नेचर बोले तो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी का होगा। यानी अगर आप इस फोर्स से वर्क डन निकालना चाहते हो या इस फोर्स का वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम उसको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, यानी पाथ की बात नहीं करेंगे। इसी तरह से किसी क्लोज लूप में अगर वर्क डन की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बोल चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। इस फोर्स की प्रेजेंस में हम किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो आगे हम चल के देखेंगे कि इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करेंगे, वो तो आगे की बात है। पॉइंट नंबर 2 ये हुआ। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, अभी हमने डिस्कस किया कि Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर जो भी फोर्स लगाएगा वो फोर्स इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन के हमेशा अलोंग होगा। यानी अगर Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया F इधर, तो Q2 Q1 पर फोर्स सपोज इधर F लगा रहा है, तो ये फोर्स जो है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर ये फोर्स इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 का जो एंगुलर मोमेंटम होगा या विथ रिस्पेक्ट टू Q2 Q1 का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा सा अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, और टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, टॉर्क इक्वल टू है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मुझे पूछा जाए कि Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 पर जो फोर्स F लगा उसका टॉर्क कैलकुलेट करो, तो टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। यानी अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड वाली लिखूँ तो क्या लिखूंगा? R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर यानी साइन ऑफ थीटा। और डायग्राम से देखें तो एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर जो कि या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, इसलिए टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा और एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का, ये Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 4 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फोर्स, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। डायरेक्शन अभी हमने जो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था उससे निकाल लेंगे। बट अगर हम इस फोर्स को एज ए वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखें तो F वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा मैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और R के वेर R के क्या है? यूनिट वेक्टर। वेर यूनिट वेक्टर R के इक्वल टू R वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। अब R वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? तो सपोज ये Q1 है और ये Q2 है और Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और z1 है और Q2 के x2 y2 और z2 है। और अगर हम Q1 का Q2 फॉर फोर्स F वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी F ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, अगर मान लो ये पॉइंट है तो Q1 होगा हमारा सोर्स और Q2 होगा टेस्ट। टेस्ट बोले तो जिस पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो R वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, यानी ये R वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इस R वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसको रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि कौन सा पॉइंट सोर्स का होगा और कौन सा पॉइंट टेस्ट का होगा। टेस्ट उसको बोलेंगे जिस पर फोर्स निकालना है और सोर्स उसको बोलेंगे जो फोर्स लगा रहा है। और यहाँ से हम आर वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड जो जैसा कि हम जानते हैं कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर से हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आर वेक्टर आपने निकाल ही लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाले। अब Q1 Q2 की बात करें, जब हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो Q1 Q2 को ओनली मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं और डायरेक्शन जो पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया उससे निकाल लेंगे। पर जब हम वेक्टर से ही रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, फोर्स का एफ वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो Q1 Q2 विथ साइन, यानी प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ऐसा नहीं होगा कि ओनली केवल मैग्नीट्यूड लिख के आपने छोड़ दिया, नहीं तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप मैग्नीट्यूड अलग से निकालें और डायरेक्शन जो हमने रूल पढ़ा है पॉइंट नंबर 1 उससे निकालें, या फिर आप इस मेथड का यूज़ करते हुए डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, यानी एक तरह से ये रेडीमेड रिजल्ट है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक साथ इंक्लूड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, मान लो कि किसी भी स्पेस में एक से ज़्यादा चार्ज है, जिसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से डिफाइन करेंगे। Q1 Q2 Q3 चार्ज है और एक Q0 जो कि एक टेस्ट चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और हम चाहते हैं कि इस Q0 जो कि एक टेस्ट चार्ज है और Q1 Q2 Q3 जो कि हमने सोर्स चार्ज के टर्म्स में डिफाइन किए, Q1 का, Q2 का और Q3 का, अगर Q0 पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें तो हम सबसे पहले Q1 का Q0 फॉर फोर्स निकालेंगे, Q2 का Q0 फॉर फोर्स निकालेंगे, Q1 का फोर्स F वेक्टर हो गया, Q2 का F वेक्टर हो गया, इसी तरह से Q3 का F3 वेक्टर हो गया। फिर जो वेक्टर रूल्स जो होते हैं उनसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। वे रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। और इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वेक्टर रूल जो आपको पढ़ाए गए हैं वो पता होना चाहिए कि कैसे हम फोर्सेस का जो भी वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ की। अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड सवाल कर लिखेंगे। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। प्रॉब्लम नंबर 1, ये दो पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, Q2 10 माइक्रोकूलम एंड Q1 एंड Q2 माइनस का 10 माइक्रोकूलम। Q1 की पोजीशन है 0,0,0 इन मीटर और Q2 की पोजीशन है 3,4,0 इन मीटर। फाइंड आउट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज। अब जल्दी से इस प्रॉब्लम का आंसर निकालिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक सब बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें फोर्स ऑन Q2 चार्ज कैलकुलेट करना बाई Q1 चार्ज, पोजीशन आपको गिवन है। तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो F वेक्टर इक्वल टू होता है K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यू, वेर R वेक्टर जो हम जानते हैं ये सोर्स है और ये टेस्ट है, तो R वेक्टर इक्वल टू होगा 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा। अब मैं इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज़ कर देता हूँ। के की वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होती है Q1, और ये माइक्रोमोलर 10⁻⁶, Q2 विथ साइन, और R वेक्टर 3i प्लस 4j डिवाइड बाई R क्यूब। और जब पूरी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो फाइनल ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है और साथ में मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में एक स्क्वायर है, इसका साइड है स्मॉल a, और इसके कॉर्नर्स में मैं 3 आइडेंटिकल चार्ज, ये 3 चार्ज मैंने रख दिए, और फोर्थ कॉर्नर पर एक Q0 जो कि एक टेस्ट चार्ज है उसको रखा है। ओके, नाउ कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0 चार्ज। फाइंड आउट, रिजल्टेंट बोले तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स
ऑन क्यू नोट चार्ज। अब जल्दी से इस प्रॉब्लम को सोल्व करें और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें जो कि क्यू नोट चार्ज पर क्या होगा। तो आई थिंक सब स्टूडेंट ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। चलो सोल्व करते हैं। ये प्लस 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 है और ये भी प्लस क्यू नोट चार्ज है। हमें क्यू नोट चार्ज पर रिजल्टेंट यानी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की बात करूँ, ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरह से, और एफ इक्वल टू होगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। सेम टाइप से ये फोर्स एफ होगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा। और इस फोर्स, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बिटवीन अगर फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे जो कि √2a के इक्वल होगी। ओके, तो ये जो फोर्स होगा ये इस फोर्स से थोड़ा डिफरेंट होगा और ये मैग्नीट्यूड होगा के क्यू क्यू नोट अपॉन √2a का होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो इस क्यू नोट चार्ज पर टोटल 3 टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं जिसमें इन दोनों चार्ज की जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब हमें वेक्टर रूल का यूज़ करते हुए इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा अगर हम वेक्टर रूल पर चले तो अगर 2 वेक्टर आपको गिवन है और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो वो रिजल्टेंट सपोज अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और एंगल थीटा इनके बिटवीन एंगल है और ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है जो कि ए वेक्टर से रिजल्टेंट फाई एंगल पर है। तो tan फाई इक्वल टू लिखूंगा मैं बी साइन थीटा प्लस डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड और यहाँ से डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। एक और मेथड है इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने का। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, हम वेक्टर को रिजोल्व करके फिर उनका रिजल्टेंट निकालें। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उसका यूज़ करें। पर प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पर 2 वेक्टर नहीं, यहाँ पर 1 2 3 टोटल 3 वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस वेक्टर के साथ किस एंगल पर है, कहाँ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर है तो यानी cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो आर यानी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ओनली रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों आइडेंटिकल, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। और ये रिजल्टेंट होगा √2 के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाला और ये रिजल्टेंट इस वाले फोर्स के अलोंग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्यू नोट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा एफ नोट से, जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नोट अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन इन दोनों के अलोंग ही होगी क्योंकि दोनों एंगल वाइज देखे तो 0 डिग्री पर आ रहे। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 P3। ये 2 चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इनकी पोजीशंस अगर आप डिस्कस करें तो ये इनकी पोजीशंस, प्लस क्यू इस वाले चार्ज की a,0, इस प्लस वाले की -a,0, और ये वाई एक्सिस। और यहाँ पर एक चार्ज है जो भी नेचर वाइज यानी पॉजिटिव है, प्लस क्यू नोट चार्ज है। इसका मास मैं स्मॉल m ले लेता हूँ। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज फॉर वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। यानी इस चार्ज को अगर इस वाई एक्सिस पर वाई डिस्प्लेसमेंट देखें तो हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इस क्यू नोट चार्ज पर वाई डिस्प्लेसमेंट के बाद किधर भी कर सकते हैं आप, प्लस साइड या माइनस साइड, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन में किधर होगा।
आई थिंक सब स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो चलो इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये जो प्लस क्यू नोट चार्ज इसको हमने इस प्लस वाई एक्सिस के अलोंग क्यू नोट चार्ज जो है उसको वाई डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस पर इधर होगी, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और इन दोनों को अगर हम वेक्टर रूल का यूज़ करते हुए रिजल्टेंट निकालें तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। और वेक्टर रूल से अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो एफ नोट इक्वल टू 2f कोस ऑफ थीटा होगा। यहाँ पर मैंने इस एफ फोर्स को एफ कोस ऑफ थीटा और एफ साइन थीटा, इसी तरह से इस एफ फोर्स को एफ कोस ऑफ थीटा और एफ साइन थीटा में रिजोल्व किया था, जहाँ ये एफ साइन थीटा इस एफ साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया और रिजल्टेंट फोर्स जो एफ नोट है वो 2f कोस ऑफ थीटा के इक्वल आया। जहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2f वेर एफ इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है, इनटू कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम ट्राइंगल का यूज़ करते हुए कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वाई अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली ये रिजल्ट हमने निकल के आया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो 2k नोट वाई अपॉन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। और डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। अब अगर हमें ये बोला जाए, इसी सवाल में अगर हम प्रॉब्लम नंबर 4 को भी इंक्लूड कर दें, और प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं होगी, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में, कि अगर हमें बोला जाए कि फाइंड आउट पोजीशन y वेर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ नोट इज मैक्सिमम, यानी हमें y की वो वैल्यू कैलकुलेट करना है जहाँ पर एफ नोट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, और साथ में ये भी पता करना है कि वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। आपने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक डिस्कस किया होगा मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ पर अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डी एफ नोट अपॉन डी वाई, क्योंकि वाई वेरिएबल है, और फिर इक्वल टू उसको जीरो करेंगे। और जीरो करने के बाद वाई की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि वाई इक्वल टू आएगा प्लस माइनस ए वाई रूट 2। ये वाई की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। ओके, चाहो तो आप उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस ए वाई रूट 2 के इक्वल आने वाली। नाउ इस y की वैल्यू को अगर हम इस एफ नोट की इक्वेशन में पुट करें तो एफ नोट इक्वल टू 2k क्यू नोट वाई ए वाई रूट 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2। और इसको अगर आगे हम जब सोल्व करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला वो होगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 4k क्यू नोट डिवाइड बाई 3√3 ए स्क्वायर, ये अपना रिजल्ट आएगा। यानी ये फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है ये y इक्वल टू प्लस माइनस a/2, प्लस माइनस a/2 इसलिए प्लस ऊपर a/2 और माइनस a/2 नीचे, ये मैक्सिमम फोर्स है। सही। अब अगर हम इसी में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करें कि जब ये चार्ज पार्टिकल ओरिजिन यानी 0,0 पर था तो प्लस है चार्ज, ये दोनों भी प्लस है, इसने इस पर राइट में और इसने इधर लेफ्ट में फोर्स लगाया होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है जानते ही हैं, और रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 0 हो गया, यानी इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है। बट जब हमने इसको वाई डिस्प्लेसमेंट दिया और फाइनली जब फोर्स निकाला तो ये मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन आपके सामने है सही, और फिर उसको मैक्सिमाइज किया तो पोजीशन भी कैलकुलेट हुई और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट हुई, यानी 0,0 पर ये फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में 0 है। और जैसे हम y को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी y को 0 से बढ़ाते बढ़ाते अप टू इनफाइनाइट की तरफ पहुंचेंगे, तो जब y इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो इस फॉर्मूले में अगर मैं y इक्वल टू इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूं तो हम y इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस माइनस कोई भी ले सकते हैं आप, एफ नोट जो इक्वल टू होगा वो 0 होगा, यानी 0,0 पर फोर्स 0 आया, और फिर अगला 0 यानी फोर्स इक्वल टू 0 आपको मिलेगा या तो प्लस इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ग्राफ वाइज ऑब्जर्व करें, यानी मैं इस फोर्स का वेरिएशन विथ y अगर ऑब्जर्व करूं तो पहले 0,0 पर फोर्स क्या है, 0 है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगला फोर्स जो 0 होगा वो सीधा हमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर मिलेगा, और बीच में एक पॉइंट ऐसा है प्लस माइनस a/√2 जहाँ पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि आपके सामने वो मैक्सिमम आ रहा है। यानी अगर मैं इसको ग्राफ से ऑब्जर्व करूँ तो इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा, यानी फोर्स पहले इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा अप टू पॉइंट a/√2 तक, और जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ नोट जो कि सामने आपके सामने, और फिर डिक्रीज होते हुए फाइनली एफ y इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये 0 के
इक्वल हो जाएगा। सेम कहानी माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ये ग्राफ नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एफ नोट की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखें तो प्लस के अलोंग है, और माइनस से देखें तो माइनस। तो ये ग्राफ इस टाइप से माइनस वाई एक्सिस में ये माइनस का आई बाई रूट, ओके। यानी पहले फोर्स एक पोजीशन तक इंक्रीज हुआ जो कि ए बाई रूट टू, इधर से देखें तो माइनस ए बाई रूट टू, और फिर फोर्स टेंड्स टू जीरो के इक्वल होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमने टोटल अभी एक तरह से देखा जाए तो तीन प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस किया। एक तो फोर्स निकाला, फिर उसकी पोजीशन जहां फोर्स मैक्सिमम होगा वो निकाला, फिर ग्राफ से ये भी ऑब्जर्व किया कि इसका वेरिएशन किस टाइप से होगा। अगर इस सवाल में ही मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करूं, ये जो हमने प्लस क्यू नोट चार्ज अभी डिस्कस किया है, मान लो इसको मैं, इस प्लस क्यू नोट चार्ज को मैं माइनस क्यू नोट चार्ज से रिप्लेस कर दूं और मास सेम स्मॉल एम में। तो अब अगर वापस अगर सेम प्रॉब्लम को रिपीट करें, तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन जो पहले प्लस वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है इस पोजीशन पर, अब वो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो डायग्राम होगा वैसा बनेगा। यानी ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको ऑब्जर्व करा रहा हूँ। ये फोर्स एफ नोट की डायरेक्शन होगी अगर हम क्यू नोट जो कि प्लस उसको माइनस क्यू नोट से रिप्लेस कर दे तो। और अगर माइनस वाई एक्सिस पर पोजीशन ले तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ओके। और इस सवाल में एक और चीज इंक्लूड करें कि अगर हम ओनली केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को ही डिस्कस करें, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे, तो इस चार्ज पार्टिकल जो कि मैं माइनस क्यू नोट ले रहा हूँ, याद रखना ना, इस माइनस क्यू नोट चार्ज को अगर मैं इस पोजीशन पर रखकर छोड़ दूं, मतलब एक तरह से हमने फ्री कर दिया, तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसको वापस इसी पोजीशन पर लाएगा। पर जब इस पोजीशन पर आएगा, याद रखना मैं ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इस पोजीशन पर छोड़ने के बाद चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ तक आने के बाद इस पर नेट फोर्स अगेन जब इस पोजीशन पर होगा तो जीरो हो जाएगा। पर फोर्स तो जीरो हो गया, बट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स तो जीरो होगा बट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब है ये यहाँ नहीं रुकेगा, तो फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, और जैसे यहाँ से प्लस वाई से माइनस वाई में पहुंचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन सडनली चेंज होकर ये हो जाएगी। और ये फोर्स इस वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इस टाइम इसका जो मोशन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो मोशन कैसा था इसका, एक्सेलरेटिंग। अब इसका मोशन रिटार्ड होगा, यानी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, और इस पोजीशन जो कि अगेन माइनस ए बाई रूट टू होगा, इस पोजीशन पर जाकर वापस इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पर ये केवल एक कुछ मोमेंट के लिए रुकेगा, फिर वापस ऊपर इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। अब इस मोशन की अगर हम बात करें, तो अगर जो y आपने लिया है, मान लो वो y एक फाइनाइट वैल्यू यानी बहुत स्मॉल वैल्यू नहीं है, तो इसका मोशन जो कि टू एंड फ्रो, इसको हम बोलेंगे ऑक्सेलरेटरी मोशन। पर इसमें भी अगर एक और कंडीशन लगा दें इसी सवाल में कि जो y है ये y इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a, ये कंडीशन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा। यानी जो y आप ले रहे हो, यानी जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो वो मतलब बहुत स्मॉल है, हल्का सा स्मॉल है, तो y वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू है। तो ये जो फोर्स हमने निकाला, अभी थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमने जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, इस सवाल को लेते हुए जब हमने माइनस क्यू नोट चार्ज लिया था, F इक्वल टू आया था अपना कितना, 2k नोट y डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये फोर्स कैलकुलेट हुआ F नोट जो ये डायरेक्शन में। इसमें अगर हम इस कंडीशन को इंक्लूड करें कि y वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू है, तो फिर मैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में मैं वाई स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा, और जब वाई स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो एफ नोट इक्वल टू हो जाएगा 2k नोट वाई डिवाइड बाई ए। ये अपना फोर्स होगा किस केस में, जब हम y इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए ले रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम एक और चीज़ इंक्लूड करें, अब मोशन कैसा होगा। इससे पहले जो मोशन था वो तो ऑसिलेटरी मोशन था, जब y की वैल्यू ए के कंपेयर टू फाइनाइट थी, पर अगर ये इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल है तो फिर ये फोर्स कैलकुलेट हुआ। इसमें मैं एक और पॉइंट में इंक्लूड कर रहा हूँ इसको रफ करते हुए कि इसी में अगर हम आगे देखें तो इस कंडीशन को अगर हम
सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की अगर बात करें तो फोर्स एफ इक्वल टू होता है के इंटू वाई, वेर वाई क्या है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर आप फोर्स टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस करते हुए अगर इस फोर्स की बात करेंगे तो ये एसएचएम से रिलेटेड फोर्स होगा, जहाँ एफ इक्वल टू के इंटू वाई होता है। और अगर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट में एम बाई के, जहाँ के क्या है, एसएचएम फोर्स का फोर्स कांस्टेंट है। तो इस फोर्स को अगर हम एसएचएम वाले फोर्स से कंपेयर करें, याद रखना ये के और ये के डिफरेंट है। ये के तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो के है, और यहाँ पर ये जो के है ये इस फोर्स का फोर्स कांस्टेंट है। ओके, नाउ इस फोर्स को अगर मैं इस एसएचएम वाले फोर्स से कंपेयर करूँ तो बताओ के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के इक्वल टू होगा 2 k Q डिवाइड बाई ए क्यू। और यहाँ से अगर हम इस मोशन का टाइम पीरियड निकालें तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एम बाई के की वैल्यू पुट कर दे तो एम ए क्यूब डिवाइड बाई 2 k Q ये इस मोशन का टाइम पीरियड हो गया। और ये मोशन इस केस में जब हम वाई वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए लेके चल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब ये आपको डिटेल से सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में चैप्टर में बताया जाएगा, जो भी एसएचएम वाला चैप्टर होगा। यानी अभी तक की अगर बात करें तो जब हमने वाई वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए लिया तो मोशन हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका टाइम पीरियड ये। अब इसमें एक और चीज इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स को जीरो लिखेंगे। और इक्विलिब्रियम को भी टोटल 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट नंबर बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और पॉइंट नंबर सी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम इस सवाल को, जो कि इससे पहले हमने प्लस चार्ज लिया था उसके बाद हमने चेंज करके इसको माइनस क्यू नोट से रिप्लेस कर दिया। जब हमने प्लस वाला चार्ज लिया था उस टाइम हमने देखा था कि जब इस चार्ज को प्लस क्यू नोट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में था जब हमने प्लस क्यू नोट चार्ज लिया। और जब चार्ज को रिप्लेस करके माइनस क्यू नोट किया तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई। यानी इस पोजीशन पर दोनों केस में फोर्स जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल में या अनस्टेबल में, न्यूट्रल में, किस में डिफाइन करेंगे? इसके लिए अगर हम इनिशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करें, जब हमने प्लस क्यू नोट चार्ज लिया था यहाँ पर फोर्स जीरो था, जब हमने इसको वाई डिस्प्लेसमेंट दिया यानी यहाँ पहुँचा तो जो फोर्स की डायरेक्शन वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रही है। यानी जिस डायरेक्शन में आप पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये वापस इस पोजीशन पर नहीं आ सकता, तो ये कौन सी पोजीशन होगी? अनस्टेबल। यानी जैसे आपने इस पार्टिकल को यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये कितना भी डिस्प्लेसमेंट दिया वापस यहाँ नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन होगी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। अब इस सवाल में देखते हैं, यहाँ पर हमने चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब डिस्प्लेस किया तो रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है, चाहे इधर ले हो या इधर लो। यानी ये फोर्स वापस क्या करेगा? इसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, इस टाइम क्या होगी? स्टेबल होगी। यानी अगर 2 पॉइंट चार्ज आपने लिए सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी सेम साइन प्लस प्लस के, और एक चार्ज जिसको आप डिस्प्लेस करें वो भी उसी टाइप का यानी प्लस है, तो पोजीशन जो ये होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। और अगर नेगेटिव साइन वाला चार्ज लेंगे तो फिर पोजीशन क्या हो जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी। आगे हम न्यूट्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 P4। ये दो चार्ज आपको गिवन है, प्लस क्यू फिक्स है और यहाँ पर एक प्लस क्यू नोट चार्ज है। फाइंड आउट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ क्यू नोट चार्ज। तो वीडियो को पॉज करते हुए इसका आंसर निकालिए।
तो आई थिंक सबने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। ये दो प्लस क्यू चार्ज गिवन थे और 0,0 पर एक प्लस क्यू नोट चार्ज जिसका मास स्मॉल है में, इसको हमने इस डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन में स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस किया। तो ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है इस पर F1 और ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है इस पर F2 फोर्स डायरेक्शन वाइज इधर लगाएगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इक्वल टू के क्यू क्यू नोट। ये डिस्टेंस यहाँ से अगर मेजर करें तो ये A और ये x यानी A प्लस एक्स हो जाएगा। इसी तरह से F2 यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस एक्स। तो यहाँ से हमने F1 F2 कैलकुलेट किया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड को दोबारा से कंपेयर करें तो F2 ग्रेटर देन F1 है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F नोट इक्वल टू F2 माइनस F1 होगा। और फिर F1 F2 की वैल्यू पुट करते हुए हमने फाइनली यहाँ तक रिजल्ट कैलकुलेट किया। अब इसमें हमें जो सवाल में कंडीशन गिवन है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी इफ़ ए वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स कंडीशन अगर इस फोर्स में यूज़ करें तो मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को नेगलेक्ट करूँ यानी एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट करूँ तो फाइनली ये रिजल्ट निकल गया है। अब क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स जो आपको दिख रहा है वो सिमिलर टू SHM वाला फोर्स है जिसे प्रीवियस प्रॉब्लम ने डिस्कस किया था, तो वहाँ से कंपेयर करके हम SHM फोर्स की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर उस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 रूट में m/k उसमें पुट करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। तो ये हमने टाइम पीरियड ऑफ SHM कैलकुलेट किया। अब इसमें भी अगर हम स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो जब चार्ज पार्टिकल 0,0 पर था तो ये और ये दोनों चार्ज पार्टिकल मिलकर फोर्स लगा रहे थे और क्योंकि ये प्लस प्लस है तो जो फोर्स दोनों पर लग रहा था वो मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसलिए 0,0 पोजीशन पर नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू नोट इक्वल टू 0 है। तो ये जो पोजीशन है ये अभी तक की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम में। जब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को इधर एक्स डिस्प्लेस किया तो F1 F2 दो फोर्स लगना स्टार्ट हुए और इनके मैग्नीट्यूड को हमने कंपेयर किया तो F2 ग्रेटर देन F1 है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है। यानी जैसे मैं यहाँ से इसको फ्री करूँगा ये चार्ज पार्टिकल वापस यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पहुँचेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये इस सवाल के लिए इस क्यू नोट चार्ज की एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर मान लो कि मैं इस चार्ज के साइन को चेंज कर दूँ यानी क्यू नोट को मैं माइनस क्यू नोट रखूँ तो अब यही पोजीशन क्या बन जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगी। कैसे, अगेन नेट फोर्स 0 बट इनका एरो चेंज हो जाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है और जब इस चार्ज को मैं माइनस से रिप्लेस करूंगा माइनस क्यू नोट लूँगा मतलब तो यहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी पर मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहेगा। ये फोर्स F1 हो जाएगा और ये वाला फोर्स F2 हो जाएगा। ओके, ये फोर्स F1 F2 हो चुका है यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 F2 अगेन सेम है बट डायरेक्शन चेंज होने से। अब नाउ रिजल्टेंट फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो अगेन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो F2 ग्रेटर देन F1 है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग आएगा। यानी जब चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से आप फ्री करोगे तो वापस कभी भी यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम या ऐसा कह सकते हैं ये जो क्यू नोट चार्ज की जो पोजीशन आपको गिवन है ये एक तरह से क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, चले तो अभी तक हम इन दो सवालों से ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में SHM का भी सवाल आ सकता है। बस आपको करना क्या है, जो भी सवाल आपको गिवन है, जो भी कंडीशन आपको गिवन है उससे आप नेट फोर्स कैलकुलेट करें और फोर्स में SHM की कंडीशन लगाएं, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉल कंडीशन लेते हुए फोर्स कैलकुलेट करके फिर फोर्स का फोर्स कांस्टेंट जो हमने जैसे यहाँ के निकाल कैलकुलेट करके फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम जानते हैं T इक्वल टू 2 रूट में m/k होता है, वहाँ k की वैल्यू पुट करके हम पता लगा सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि जो पोजीशन है वो स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी या न्यूट्रल होगी तो अभी हम दोनों पोजीशन स्टेबल अनस्टेबल भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम न्यूट्रल पोजीशन पर चलें तो इन दोनों सवाल, इससे पहले वाले सवाल इस वाले सवाल में अभी तक हम न्यूट्रल पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर हम न्यूट्रल पोजीशन की बात करें तो अगर मान लो इस पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0 हो जाता है, यहाँ तो 0 था ही सी, जहाँ से आपने डिस्प्लेस किया इस पोजीशन, जहाँ से उसको फ्री किया वहाँ भी फोर्स अगर 0 होता है तो ये चार्ज पार्टिकल ना तो राइट में ना लेफ्ट में मूव करता। इसका मतलब है वो पोजीशन उस केस में न्यूट्रल होगी। तो अगर मान लो किसी सवाल में आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपने डिस्प्लेस करके उसको रखा था वहाँ भी नेट फोर्स 0 आ रहा है तो फिर वो जो पॉइंट होगा इनिशियल वाला
वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन के इक्वल होगा। यानी तीनों पोजीशन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में फिट हो चुकी होगी कि कैसे आपको जज करना है कि कौन सी पोजीशन स्टेबल, कौन सी अनस्टेबल, कौन सी न्यूट्रल होगी। नाउ अब हम सवाल नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 को बात करते हैं। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर P5। ये दो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू प्लस 4Q गिवन है, इनके बिटवीन डिस्टेंस स्मॉल है। फाइंड आउट पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन थर्ड चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ गिवन 2 पॉइंट चार्जेस सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें एक थर्ड चार्ज को लाना है और उसकी पोजीशन प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना, ताकि पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे। यानी नेट फोर्स ऑन प्लस 4Q प्लस Q और जो अननोन थर्ड चार्ज उस पर जीरो। तो इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। तो आई थिंक सबने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। चलो सवाल पर चलते हैं। ये दो प्लस क्यू और प्लस 4Q चार्ज आपको गिवन थे, हमें थर्ड चार्ज कैलकुलेट करना है इस टाइप से कि नेट सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए हमने पहले पोजीशन का पता किया। तो मान लो कि थर्ड चार्ज जो है, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम मान लेते हैं कि इस पर प्लस Q चार्ज है। तो ये प्लस इस प्लस पर F1 इस डायरेक्शन में, ये प्लस 4Q इस प्लस कैपिटल Q पर F2 इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स इस पोजीशन पर जीरो हो सकता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि हमने जो पोजीशन ली है थर्ड चार्ज की वो इन दोनों चार्ज के बिटवीन ही क्यों लिए, उधर लेफ्ट साइड या राइट साइड क्यों नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। मान लो कि मैं चार्ज अगर यहाँ पर लेता प्लस Q ले लेता हूँ और ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ से x लिया वैसे यहाँ x मान लेते हैं। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स लगेगा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा।
इसी तरह से ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों फोर्स जो आने वाले हैं वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स जीरो होने की संभावना नहीं है। सेम कहानी इस टाइप से होगी, आप चेक कर सकते हैं। यानी अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर प्लस क्यों लिया, माइनस ले लो, तो जब माइनस लूँगा तो ये प्लस है, ये माइनस होगा मान लो, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये प्लस है और ये भी ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स अट्रैक्शन का होगा, वो भी इस डायरेक्शन होगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन वाले हैं, इसलिए अगेन फोर्स इस सिस्टम के लेफ्ट साइड और सिस्टम के राइट साइड जीरो नहीं आ सकता, यानी जीरो आने की जो संभावना दिख रही है वो इन बिटवीन क्यू एन प्लस फोर क्यू के बिटवीन ही होगी। इसलिए हम इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है इसी। और फाइनली इक्वेशन को जब मैंने सोल्व किया तो जो पोजीशन कैलकुलेट हुई एक्स इक्वल टू ए बाई थ्री कैलकुलेट, यानी पोजीशन तो अभी तक पता लग चुकी है। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए वापस इसी डायग्राम को मैं यहाँ दोबारा से बना रहा हूँ। ये प्लस क्यू और ये प्लस फोर क्यू चार्ज है, और ये जो थर्ड चार्ज हमने लिया था वो क्यू, जो कि ए बाई थ्री डिस्टेंस पर है स्मॉल क्यू चार्ज से। अब हम दोबारा से अगर हम इसी सवाल को रिपीट करें तो हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, साथ में ये भी पर फिक्स डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या होगा, यानी प्लस होगा माइनस होगा। तो सबसे पहले मैं पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो करें। आप चाहो तो इस पर भी फोर्स जीरो कर सकते हो, किसी भी चार्ज को ले, मान लो इस चार्ज पर हम नेट फोर्स जीरो करना चाहते हैं, तो इस वाले चार्ज पर आप कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे। एक तो ये वाला फोर्स लगाएगा, इसको मैंने F1 डैश से डिफाइन किया है, ये प्लस है, प्लस इसलिए रिपल्सिव फोर्स होने से डायरेक्शन उस साइड होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यदि इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है और ये प्लस फोर क्यू वाला इस पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इस चार्ज को इस पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए राइट में फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब बात उठती है कि अगर ये राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये हमें पता है ये तो प्लस है, तो इस चार्ज का नेचर यानी साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मुझे नेट फोर्स जीरो करने के लिए F1 डैश के इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन का एक फोर्स लाना है, जो कि ये वाला चार्ज लगाएगा, और उसको इधर लाना है, इसलिए इसका साइन ये डिसाइड हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज होगा। चलो साइन तो डिसाइड हुआ, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस जो कि अभी डिसाइड हुआ कि माइनस है चार्ज है, इस चार्ज का इस पर फोर्स F2 डैश इस डायरेक्शन में हमने जो मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट किया, और नेट फोर्स क्योंकि इस पर जीरो करना है, इसलिए हमने दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को आपस में इक्वल करके फाइनली चेक किया, तो ये रिजल्ट निकला, साइन डिसाइड हो चुका था, इसलिए Q इक्वल टू माइनस का 4Q/9 ये मैग्नीट्यूड होगा और ये पोजीशन होगी। सही, चले अब अगर इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो कि मैं इस चार्ज को माइनस का 4Q ले लेता हूँ, और वही सवाल है, मतलब कोई प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं है कि हमने बस ये किया है कि इस वाले को ना माइनस ले लिया, बाकी हमें थर्ड चार्ज इस टाइप से फाइंड आउट करना है कि पूरा सिस्टम जो है, जो इंक्लूडिंग थ्री चार्ज, जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब इस प्रॉब्लम को दोबारा से आप रिपीट कीजिए, ये मानते हो कि यहाँ पर जो चार्ज हमने लिया वो माइनस का 4Q है, और हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस पोजीशन जो भी होगी आपको ये पता करना है ना। चलो दोबारा से इस सवाल को रिपीट करो और चेक करो कि अब थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी, साथ में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम P5 में हमने जो थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पर प्लस का 4Q था, उसको रिप्लेस करके मैंने माइनस का 4Q किया। आई थिंक सबने आंसर निकाल लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि जो थर्ड चार्ज होगा वो कहाँ होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पहले पोजीशन चेक किया, ये प्लस है, ये भी मान लो ये भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस पर फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये प्लस माइनस इस प्लस इस कैपिटल के ऊपर फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स के जीरो होने की संभावना है। चलो ये तो बात हुई इस पॉइंट की। अगर कोई कहे कि सर आपने जो पहले दोनों चार्ज के बिटवीन पॉइंट लिया था उसको अभी दोबारा से क्यों लिया, चलो चेक कर लेते हैं। मान लो कि मैं पॉइंट चार्ज यहाँ रखता हूँ और ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। अभी ये प्लस इस प्लस पर फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ये माइनस वाला इस प्लस के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी इसी डायरेक्शन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए जीरो होने की संभावना नहीं है। चले इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया, यहाँ भी ले लेते हैं। मान लो कि मैं प्लस क्यू को यहाँ रख देता हूँ, वो प्लस वाला इस प्लस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ भी जीरो हो सकता है। पर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करें कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये जो चार्ज इसका मैग्नीट्यूड एक तो उस वाले चार्ज के कंपेयर टू ज़्यादा है और साथ में डिस्टेंस आप उससे कम भी ले रहे हो, तो दो ऐसे फैक्टर हो रहे हैं जो
इस वाले फोर्स को, इस -4q का इस q पर जो फोर्स हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी रिलेटिवली देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा, इसलिए जीरो होने की संभावना नहीं है, और जीरो होने की संभावना यही होगी। तो इसी पॉइंट को हम लेते हैं, और F1 F2 फोर्स जो डायग्राम में आपको डिस्टेंस और चार्ज गिवन है उससे हमने F1 F2 निकाले और दोनों को इक्वल करके पोजीशन x इक्वल टू a कैलकुलेट हुई। चले चले तो ये तो हमने पोजीशन x इक्वल टू a कैलकुलेट किया। नाउ अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वापस उसी डायग्राम को मैं यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। ये क्यू चार्ज है, अभी इसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है, डिस्टेंस पता लग चुकी है कि ये डिस्टेंस जो आने वाली है वो x इक्वल टू a आई है। मैं अब इस वाले चार्ज को डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स जीरो करना है मुझे, क्योंकि पूरे सिस्टम पर हमें नेट फोर्स जीरो लाना, चाहे कोई भी चार्ज लो, ये भी ले सकते हो आप। तो इसके लिए हमें ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका इस पर जो फोर्स होगा वो F2 डैश जो होगा वो उस डायरेक्शन में आएगा, और फोर्स की सॉरी F1 डैश जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैंने इस वाले फोर्स को F1 डैश नाम दिया, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ही लिया बिकॉज ये डिस्टेंस x है। अब बात करते हैं इस वाले चार्ज का, इस वाले चार्ज पर फोर्स, क्योंकि ये माइनस वाला इस प्लस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो नेट फोर्स को जीरो रखने के लिए मुझे इस वाले का इस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन है, इस टाइप से लेके आना है। चले अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो रही, क्योंकि ये प्लस है तो इसको नेगेटिव होना ही होगा, क्योंकि अगर ये भी प्लस हो जाता ये भी प्लस होता तो दोनों के बिटवीन क्या होता, रिपल्सिव फोर्स लगता, यानी ये वाला इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता, जबकि मुझे लाना इस डायरेक्शन में, इसलिए इसका साइन ये पता लग चुका है कि इसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फोर्स हमने F1 डैश कैलकुलेट किया, साथ में ये F2 डैश है, दोनों को इक्वल किया, और इक्वल करके फाइनली हमने Q इक्वल टू -4Q ये फोर्स फाइंड आउट किया। तो अब आप पता लग ही चुके हो कि एक साथ हमने दो प्रॉब्लम को डिस्कस किया, पहले हमने प्लस लिया था, माइनस लिया था। नाउ अब अगली प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर P6 की बात करते हैं। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम P6, इस डायग्राम में देखो तो ये दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स है, और इसको इस पॉइंट O से सस्पेंड किया है, और ये दोनों थ्रेड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, और लेंथ ऑफ थ्रेड L है, और दोनों के इस एंड पर हमने 2 + Q चार्ज जो कि स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, मास दोनों के सेम स्मॉल एम स्मॉल एम, ये सिस्टम आपको गिवन है। नाउ सवाल की अगर बात करें तो फाइंड आउट स्मॉल एंगल थीटा, और साथ में कंडीशन है कि जो स्मॉल ए है इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू लेंथ ऑफ थ्रेड, सो दैट सिस्टम गिवन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ट्राई करो और फाइंड आउट करो कि एंगल थीटा क्या होगा इस कंडीशन को लेते हुए।
तो आई थिंक सबने इस सवाल को सोल्व कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। ये दो थ्रेड्स गिवन थे हमें, नॉन कंडक्टिंग, लेंथ एल है और एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस चार्ज पार्टिकल को अगर लें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम यानी जितने फोर्स इस पर लग रहे हैं उनको अगर हम डायग्राम से डिफाइन करें, तो ये प्लस वाला इस प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, इस पर फोर्स एफ लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड में mg लग रहा है, और टेंशन इन थ्रेड टी है। मैंने टी को रिजोल्व करके टी कोस ऑफ टीटा, टी साइन टीटा दो कंपोनेंट लिए, और अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो टी साइन टीटा होगा वो इक्वल टू एफ होगा, वेर एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन वेर ए यानी आर स्क्वायर। या फिर हम इस ट्राइंगल को लेते हुए अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो वेर ए इक्वल टू 12 साइन टीटा आएगा। तो ये हमने फोर्स एफ निकाला और एफ इक्वल टू है टी साइन टीटा। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो टी कोस ऑफ टीटा बैलेंस करेगा एम जी को, तो यहाँ से टी कोस ऑफ टीटा इक्वल टू एम जी हो गया। दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद फाइनल ये रिजल्ट निकला। आप इसको रट भी सकते हो क्योंकि टेन टीटा इक्वल टू जो आ रहा है वो एफ अपॉन एम जी आ रहा है, जहाँ एफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, और फिर हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हुए फाइनली टेन टीटा निकाला। अब सवाल में हमें कंडीशन गिवन थी कि जो ए है वो वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एल है या फिर टीटा स्मॉल है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपको गिवन होगी। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन लिखते हुए अगर हम टीटा को स्मॉल कैटेगरी में लें तो टेन टीटा और साइन टीटा को मैं एंगल टीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये कंडीशन अगर इस टेन टीटा वाले फॉर्मूले में यूज़ करें तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो एंगल टीटा इक्वल टू हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एम जी एल स्क्वायर का पावर 3, ये फाइनल रिजल्ट निकला। अब इसी में ही अगर हम कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा में ऐड करें तो डायग्राम बनाते टाइम मैंने देखा कि दोनों थ्रेड के एंगल जो लिए वर्टिकल से मैंने सेम लिए। तो मैं अगर तुम्हें एक सवाल यहाँ पर पूछूं कि मैंने एंगल जो लिए दोनों सेम लिए, ये ऐसे ही मान लिए कि कुछ सोच समझ के माना मैंने कि एंगल सेम ही होने चाहिए थे, अलग कुछ भी ले सकता था, सही? तो उसके लिए वापस अगर इसी सोल्यूशन पर चले तो टेन टीटा इक्वल टू मैंने एफ अपॉन एम जी लिया। अगर मैं यही डायग्राम इस वाले चार्ज पर बनाऊंगा तो जो फोर्स एफ लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। एम जी लगेगा, टेंशन लेंगे, टेंशन के कंपोनेंट टी कोस ऑफ टीटा, टी साइन टीटा लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट होगा। इस रिजल्ट में जो भी एंगल इस वाले थ्रेड का वर्टिकल से होगा इसमें एफ तो सेम रहेगा जो पहले वाले पर एम जी इस वाले चार्ज का आएगा, और क्योंकि दोनों में एम की वैल्यू सेम है इसलिए हमने जो एंगल लिया दोनों थ्रेड का वर्टिकल से वो सेम लिया। यानी सेम लेने का मेन रीजन क्या है कि एम जो गिवन था दोनों चार्ज पार्टिकल का वो सेम था। अगर मैं एम डिफरेंट ले लेता, अगर इसका एम और इसका 2m या इसका एम या इसको 2m लेता तो फिर दोनों एंगल वर्टिकल से डिफरेंट आते। तो याद रखना हमने जो एंगल लिए हैं वर्टिकल से थ्रेड के ये ऐसे रेंडमली नहीं लिए, हमने सोच समझ के यानी टेन टीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी से लिए। अब इसी में एक और सवाल अगर हम एक्स्ट्रा में ऐड करें, अगर मान लो कि इस पूरे सिस्टम को मैं किसी लिक्विड में इमर्ज कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी स्मॉल एप्सिलॉन आर है, पूरे लिक्विड को हम मतलब पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, और ये जो चार्ज अलग अलग से डायग्राम बना देता हूँ मैं, जैसे मान लो इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करें, और लिक्विड में इमर्ज करने के बाद भी वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो अगेन सेम है, मतलब जो पहले हमने लिया वही। इसके लिए ये सिग्मा इसका डेंसिटी है इस चार्ज पार्टिकल का, और लिक्विड जिसमें हम इमर्ज करने वाले उसकी डेंसिटी रो है। यानी इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया है, किसी लिक्विड में डाल दिया। तो हमें पता करना है कि अगर एंगल टीटा, पहले वाले केस का एंगल जो टीटा और अभी वाले जो केस का एंगल टीटा है वो एंगल टीटा अगर सेम रहे तो फिर इस लिक्विड का जो एप्सिलॉन आर यानी जिसको हम इस सवाल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होगा। तो वापस सवाल पर चलते हैं। तो जब लिक्विड में इमर्ज नहीं किया था तो टेन टीटा इक्वल टू कितना था हमारे पास, एफ अपॉन एम जी के इक्वल था, यानी टेन टीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी था विदाउट एनी लिक्विड। और जब हम इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में इमर्ज करें और ये मानते हो कि एंगल टीटा वर्टिकल से अगेन सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जब इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस किया था और वो मीडियम में जब डिस्कस किया था वो वैक्यूम का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाएगा ना। यानी अब अगर हम दोबारा से टेन टीटा लिखें तो ये जो एफ है उस एफ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ अपॉन एप्सिलॉन आर से, चले डिवाइड बाई एम जी।
पहले वाले प्रॉब्लम में अगर देखें तो कोस ऑफ थीटा जो था वो 10 mg को बैलेंस कर रहा था, पर यहाँ पर mg के साथ साथ एक और फोर्स एक्स्ट्रा में लगेगा, यानी mg तो लग ही रहा है, लिक्विड भी एक फोर्स लगाएगा जिसको मोमेंट फोर्स यानी एफ से डिफाइन करते हैं। तो अब जो टी का जो कंपोनेंट आने वाला है टी कोस ऑफ थीटा, वो ओनली mg को बैलेंस नहीं करेगा, mg और fb के रिजल्टेंट यानी mg माइनस fb को बैलेंस करेगा। तो मैं इस mg को हटाकर यहाँ पर mg माइनस fb लिख सकता हूँ, जहाँ mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और fb फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जिसको पॉइंट फोर्स की कैटेगरी में लेंगे। और वापस जो सवाल की कंडीशन हमने मानी कि एंगल थीटा, अगेन हमें सेम मान के चलना है। तो ये दो इक्वेशन है, विदाउट लिक्विड विथ लिक्विड, और हमें एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड यानी इक्वल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जब इक्वल करके डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू आएगा अपने पास क्या, mg डिवाइड बाय mg माइनस fb। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी अगर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो, सही। और अगर हम यहाँ पर mg को वैल्यू वाई पुट करें तो mg का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिग्मा, जो कि सिग्मा माना हमने, इसका वॉल्यूम v ले लेता हूँ इनटू g, अगेन सिग्मा वी जी। और एफ बी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि हमने रोल माना है। पूरे सिस्टम को इमर्ज किया तो जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा वही इनसाइड लिक्विड होगा, यानी v इंटू जी। ये वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, जो भी आपको सिग्मा यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी चार्ज पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन होगा, उसकी वैल्यू पुट करके हम पता कर लेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड होगा क्या होगा। तो अभी तक हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड हमने बहुत सारी प्रॉब्लम में डिस्कस किया। आई थिंक सबको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो चुका होगा, उसका डायरेक्शन कैसे लेना है, मैग्नीट्यूड कैसे लेना है। अब हम इसी चैप्टर में एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जो कि होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, नाउ आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी है तो अपने सराउंडिंग वो एक तरह से फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ अपने सराउंडिंग एक फील्ड प्रोड्यूस करके रखी हुई है, जो भी बॉडी उस फील्ड के अंदर आता है वो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। सेम टाइप से चार्ज के लिए कंडीशन होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं जाना, बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके लगाएगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव किसी भी नेचर का हो सकता है। तो मुझे अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यों गिवन है मान लो, और मैं चाहता हूँ कि ये अपने सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए अगर हम टेस्टिंग चार्ज की बात करें तो एक वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट लेके आ रहा हूँ मैं, और इस चार्ज को उठाकर मैं इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ जाके रखूँगा। ये चार्ज पार्टिकल इस क्यू नोट, जो कि ये खुद भी चार्ज है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर हम बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन क्यू चार्ज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नोट यानी टेस्ट चार्ज। तो ये किसी भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक मेथड हो गया कि हम फोर्स निकालकर उसको डिवाइड बाय क्यू नोट, जो भी टेस्ट चार्ज आपने लिया, ये क्यू नोट जो है वो एक वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब सवाल उठता है, हमने ये जो टेस्ट चार्ज लिया ये वेरी स्मॉल ही क्यों लिया, कुछ बड़ा भी ले सकते थे। हाँ ले सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी अगर हम मान लो कि ये जो चार्ज पार्टिकल आपने लिया है और इस चार्ज पार्टिकल का इससे स्मॉल आर या कुछ डिस्टेंस पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जा रहे हो, और मान लो इस चार्ज, क्योंकि ये भी खुद चार्ज है तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लगा के अगर इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा, तो जो मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो जो रियल में आने वाला, मतलब जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो उससे कुछ डिफरेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे। इसलिए हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है उसको इस वाले चार्ज के कंपेयर टू बहुत स्मॉल लिया है,
ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले क्यू नोट चार्ज का इस क्यू पर आए वो मैग्नीट्यूड में इसका इससे स्मॉल आए। तो वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। यानी हम अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज सिस्टम का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नोट का फॉर्मूला यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो, ये तो किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड हो गया। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा टेस्ट चार्ज क्यू नोट, जिस पर आप फोर्स निकालना चाहते हो, इनटू जिस पोजीशन पर ये चार्ज रखा है उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू नोट विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हुए उस पोजीशन पर जहाँ पर क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, जो कि एक टेस्ट चार्ज है जहाँ जिस पर फोर्स निकालना, वहाँ पर आपने इस क्यू नोट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, अब अगर हम इस फोर्स की अगर बात करें, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, जो आपने किसी तरह से कैलकुलेट किया होगा, और इस क्यू नोट चार्ज को अगर हम, जो कि प्लस ले रहा हूँ मैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, जो कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई वेक्टर की इक्वल होगा। और अगर ये क्यू नोट प्लस है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स एफ वेक्टर की, जो कि क्यू नोट पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। ओके, और अगर मान लो कि इस टेस्ट चार्ज का साइन चेंज करके अगर मैं इसको माइनस क्यू नोट ले लूँ, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में तो अगेन सेम होगा, क्यू नोट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई, बट जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लॉ, और अगर वो नेगेटिव है तो उसका फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सही ना। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो नेचर होगा वो कंजर्वेटिव होगा। ये कंजर्वेटिव नेचर होगा, यानी जो फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। चलिए, पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर मान लो कोई भी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर वो चार्ज पार्टिकल हो या चार्ज बॉडी हो, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये एरो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ओके, पॉइंट नंबर इसी में, अगर मान लो चार्ज को अगर हम माइनस ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगी। ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ अब हम इस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नोट। नाउ अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर मैं इस टेस्ट पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये कोई टेस्ट पॉइंट है जो आपको गिवन होगा सवाल में। तो इसके लिए हम एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या लिखूँ, ई वेक्टर यानी ई मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सबसे पहले, ई इक्वल टू के क्यू नोट, जहाँ क्यू नोट यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया एफ डिवाइड बाय क्यू नोट टेस्ट चार्ज, यानी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट हुआ। यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी पॉइंट चार्ज की टेस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जो कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। और डायरेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लस है तो इस टाइप से होगी, माइनस है तो इस टाइप से होगी।
अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड एक साथ निकालूं, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए हम ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे हमने फोर्स में भी लिखा था कि के क्यू क्यू नोट अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। और यूनिट वेक्टर जो हम जानते हैं आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड आर होता है, तो ई वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा मैं के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। यहाँ से आप, और साथ में एक और चीज़ कि क्यू विथ साइन, यानी जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो क्यू जो भी आपको गिवन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लेते हुए फाइनली कैलकुलेशन करना है। तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। या फिर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकालते हुए पॉइंट नंबर 4 का यूज़ करते हुए उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया। अब आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब कुछ कंटिन्यूस चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, जब आप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एक साथ निकालते हो। इसी तरह से ये कोई लाइन चार्ज गिवन है आपको, जहाँ लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाए तो लेमडा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, यानी एल, जो भी वायर की लेंथ होगी। और मुझे इस पॉइंट पर ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस डायरेक्शन को हमने एक्स और इसको वाई माना है, तो ई एक्स और ई वाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ई एक्स इक्वल टू होगा के लेमडा डिवाइड बाई आर, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसी तरह से ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाई आर को ब्रैकेट में कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा। इसी टॉपिक में अगर हम कुछ केस लेके चलें तो केस नंबर ए है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। अगर इस वायर को इन्फाइनाइट लेंथ का वायर मान के चले, यानी प्लस इन्फिनिटी से अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो फिर एंगल थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होंगे। और इस कंडीशन को अगर हम दोनों फॉर्मूले में यूज़ करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स का वो 2 के लेमडा बाई आर हो जाएगा, वाई का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी वेरी लॉन्ग वायर यानी इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 के लेमडा बाई आर। और डायरेक्शन जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस माइनस से डिसाइड किया था वहाँ से चेक कर लेंगे। अगर वायर सेमी इन्फाइनाइट है, सेमी इन्फाइनाइट का मतलब हो गया फ्रॉम 0 टू ओनली प्लस इन्फिनिटी या 0 टू ओनली माइनस इन्फिनिटी, तो फिर एंगल थीटा 1 90 और एंगल थीटा 2 0 डिग्री होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स का होगा और वाई का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो रिजल्टेंट होगा √2 के लेमडा बाई आर। अगर मान लो आपको कोई वायर गिवन है, लाइन चार्ज गिवन है, और आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो जो वायर के इन फ्रंट वायर के सामने नहीं है मतलब, तो फिर उस केस में ये इस टाइप से आपको डायग्राम या तो गिवन होगा, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ये एंगल थीटा 1 हो गया, एंगल थीटा 2 हो गया, और वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आर होगी। तो हमें क्या करना है इस टाइप की प्रॉब्लम में, जो एंगल थीटा 1 जो माना हमने जो डायग्राम को देखते हुए, उसको उसी एंगल से रिप्लेस करेंगे थीटा 1 से, पर एंगल थीटा 2 को रिप्लेस कर देंगे माइनस थीटा 2 से, यानी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करो, यानी इसको अलग से रटना नहीं है, बस ये कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें ई एक्स और ई वाई कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अगर आप किसी चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ये कोई चार्ज रिंग गिवन है जहाँ पर नेट चार्ज कैपिटल क्यू है, लेमडा हो सकता है आपको क्यू नहीं गिवन हो तो लेमडा गिवन होगा, जहाँ लेमडा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर नहीं गिवन है, मान लो रिक्वायरमेंट पड़े आपको निकालने की, तो लेमडा को लिख दूंगा मैं क्यू अपॉन लेंथ ऑफ रिंग, जो कि 2 पाई आर के इक्वल होगी। ओके, चले नाउ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, और यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म का मतलब है हर स्मॉल सेक्शन में, इक्वल लेंथ के स्मॉल सेक्शन में आपको जो चार्ज मैग्नीट्यूड में मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और उसके सेंटर पर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर होगी। ये मानते हुए कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर मान लो क्वार्टर रिंग है, मतलब 1/4 ऑफ रिंग है, और सेंटर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लेमडा बाई आर होगी। √2 के लेमडा बाई आर इसलिए आया क्योंकि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, जो कि के लेमडा बाई आर के इक्वल होगा, और रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये मानते हुए कि ये जो चार्ज रिंग है पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर डायरेक्शन ये आ जाएगा।
तो अभी तो हम पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, अभी तो हम रिंग के सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। उसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, और रिंग के एक्सेस पर सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ई इक्वल टू होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पोजीशन जहाँ पर ये मैक्सिमम होगी वो होगी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्मॉल एक्स इस टाइप से आएगा। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिख रहा है वो r/√2 होगी, और ये हो जाएगा माइनस r/√2, और इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर होगा। ये रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। नाउ अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूनिफॉर्म डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिस पर चार्ज क्यू है या फिर सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है, जहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज डिवाइड बाय एरिया, और एरिया को लिखूंगा मैं क्योंकि डिस्क की बात करें इसलिए एरिया हो जाएगा इसका πr²। ओके तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो भी रिंग की डिस्क की एक्सेस है, यूनिफॉर्मली डिस्क की, जो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में r² प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अगर इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो फिर x इक्वल टू 0 पुट करने से ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शीट। एक वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो कि E इक्वल टू सिग्मा, जो कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और या फिर क्यू एरिया गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में एक और बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी इस बात को, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें कहीं पोजीशन यानी वो पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यानी कहीं भी आप पॉइंट लो, कितने भी डिस्टेंस पर आप पॉइंट ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। यानी यूनिफॉर्मली वेरी लॉन्ग चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म होने का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एट एनी पोजीशन हमेशा सेम रहेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर निकालें। इसमें सबसे पहले पॉइंट है अपना होलो स्फीयर। ये एक होलो स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, सेंटर ओ है, और अगर मान लो इसमें भी अगर हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन करें तो क्यू अपॉन एरिया 4πr² होगा। हो सकता है आपको आंसर सिग्मा की टर्म्स में निकालना पड़ जाए। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। पॉइंट नंबर ए है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आउटसाइड, यानी इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर आउटसाइड पॉइंट KQ अपॉन r² होगी। पॉइंट अगर सरफेस पर है तो स्मॉल आर को इक्वल टू आर करके हम ES यानी सरफेस निकालेंगे तो KQ अपॉन r² आएगा। और अगर हम इनसाइड पॉइंट लें यानी लेस देन जो आर आपको दिया है वो लेस देन कैपिटल आर है, तो फिर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पर कंडीशन है कि चार्ज स्फीयर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। वापस अगर इन तीनों पॉइंट को ग्राफ से अगर हम डिस्कस करें तो ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल आर होगा। और ये डायग्राम एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर से सरफेस के बिटवीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली थी, 0, पर जैसे ही अगर हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से चेंज होकर सडनली KQ अपॉन r² हो जाएगी। सही, यानी सरफेस पर अगर होलो स्फीयर की बात हो रही है तो सरफेस पर, थिन होलो स्फीयर की अगर बात हो रही है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकली अगर वेरिएशन चेक करें तो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस का मतलब हो गया कि 0 यानी सेंटर से अप टू सरफेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, पर जैसे आप सरफेस पर पहुंचे तो मैग्नीट्यूड सडनली 0 से चेंज होकर KQ अपॉन r² हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ होलो स्फीयर डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और आउटसाइड वेरिएशन इस टाइप से होगा बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। ओके, चले नाउ अगला पॉइंट। नाउ
उसी पॉइंट 6 को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे, अब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, चार्ज क्यू, चार्ज डेंसिटी रो, वेयर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और अगर मान लो अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करना तो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ये स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। ओके, नाउ ये यूनिफॉर्मली चार्ज एक सॉलिड स्फीयर है। पॉइंट नंबर 1, आर ग्रेटर देन कैपिटल एन इन पॉइंट आउटसाइड है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिमिलर टू होलो स्फीयर। और सरफेस की बात करेंगे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अगेन सिमिलर टू होलो स्फीयर। यानी ये दोनों पॉइंट तो सिमिलर टू होलो स्फीयर होंगे। अब हम पॉइंट थर्ड यानी आर ग्रेट लेस देन कैपिटल आर जो कि इनसाइड है, उससे पहले अगर हमने होलो स्फीयर की बात की थी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर वो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होगा। और डायरेक्शन हम चार्ज के साइन से डिसाइड कर लेंगे। या फिर अगर हमें क्यू यानी चार्ज नहीं गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये दो फॉर्मूले होंगे इनसाइड सॉलिड स्फीयर। सेंटर की अगर बात कर लें तो आर इक्वल टू 0 पुट कर दो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 0 होगा। और ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल आर अगर हम डिस्कस करें तो सेंटर से अप टू सरफेस अगर फॉर्मूले से देखें तो ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, इसलिए ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। और आउटसाइड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² का वेरिएशन देखेगा। चले, तो ये सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद स्मॉल आर हो गया। इसी पॉइंट को अगर आगे डिस्कस करें, अगर मान लो किसी सॉलिड स्फीयर में कुछ केविटी गिवन है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, उसमें से आपने कुछ पोर्शन यानी कि स्फेरिकल पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया, तो इस टाइप के सवाल में हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर विथ केविटी। केविटी का मतलब कि फ्री स्पेस है, और इसी फ्री स्पेस के अंदर इस पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करना है। जहाँ रेडियस ओ स्फीयर आर है, रो चार्ज डेंसिटी है, ये पॉइंट ओ इस स्फीयर का सेंटर है, और ये जो पॉइंट ओ डैश है ये इस केविटी वाले पोर्शन का सेंटर है जो कि स्फेरिकल पोर्शन आपने कट किया था। और ये जो पॉइंट ए है ये इनसाइड इस केविटी है। आर जो है पॉइंट ओ यानी सेंटर ऑफ स्फीयर और पॉइंट ओ डैश के बिटवीन एक आर वेक्टर है। तो जब हम फाइनली पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई ए वेक्टर इक्वल टू रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। पर इसमें एक मजे वाली बात है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं उसमें इस बात की कहीं जानकारी नहीं गिवन है फॉर्मूले से। अगर देखें तो पॉइंट ए इनसाइड केविटी तो है, पर इनसाइड केविटी कहाँ है, कहाँ बोले तो पॉइंट ओ से कहाँ है या पॉइंट ओ डैश से कहाँ है। यानी इस केविटी के अंदर पॉइंट ए को आप एट एनी पोजीशन जहाँ भी आपको अच्छा लगे किसी भी पोजीशन में आप ले लो, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला। बस ये है कि अगर आपने केविटी को ही चेंज कर दिया, मतलब इस पोजीशन ओ डैश को ही चेंज कर दिया, तो फिर आर वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो फिर कोई दूसरा पॉइंट आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज आ सकता। पर उसी केविटी के अंदर कहीं भी एट एनी पोजीशन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट आएगा। इसलिए मैं इनसाइड केविटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, कहीं भी पॉइंट ले लो। तो ये एक रिजल्ट इसको याद रखना आपको। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस आर पर डिपेंड करे। अगर मान लो कि जो केविटी आपने ली है उस टाइप से ली कि उसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों एक ही पोजीशन में हो जाए, तो ये एक होलो स्फीयर टाइप डायग्राम बन जाएगा, जैसे ये ओ और ये ओ डैश। तो फिर अगर मुझे बोला जाए कि यहाँ कहीं भी जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं बोल दूंगा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 आएगा। वो 0 इसलिए आएगा बिकॉज आर इक्वल टू 0 हो गया। बट अगर मुझे बोला जाए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो पर वो 0 नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल एक स्फीयर कंसिडर करेंगे स्मॉल आर रेडियस का। अगर ये पॉइंट आर रेडियस आर डिस्टेंस पर है और इस पोर्शन के अंदर जो चार्ज है, जो भी आपको चार्ज गिवन है, ये तो गिवन होगा तो उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मान लो कि इस पर मैं स्मॉल क्यू चार्ज मान रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं लिखूंगा कि ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। पर ये रिजल्ट अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस रिजल्ट में एक मिस्टेक है कि हमने जो चार्ज इस पॉइंट पर माना वो क्यू माना। हो सकता है सवाल में आपको पूरे स्फीयर का चार्ज या तो कैपिटल क्यू गिवन होगा या फिर डेंसिटी रो गिवन होगी, तो आपको क्यू निकालना पड़ेगा। और क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे। पर वो मेथड भी दो कैटेगरी का होगा। अगर मान लो आपको पहले से रो गिवन है तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा रो डेंसिटी इनटू जो भी आपने पोर्शन एक स्फीयर का माना, जैसे ये डॉट डॉट करके मैंने जो स्फीयर माना उसका वॉल्यूम भी। ओके,
अब वॉल्यूम वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे स्फीयर वाले वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। पर अगर मान लो कि जो रो आपको गिवन है वो भी वेरिएबल है, यानी रो इक्वल टू जस्ट रो नोट इनटू आर, इस टाइप से गिवन है जहाँ आर क्या सेंटर से डिस्टेंस है, तो फिर मैं इंटीग्रेशन वाले मेथड का यूज़ करूँगा। मैं क्यू निकालूंगा इंटीग्रेशन में, क्या डेंसिटी जो भी आपको गिवन है रो नोट इंटू आर इंटू स्मॉल वॉल्यूम लेंगे 4πr² dr, और फिर इसको जहाँ तक आपको चार्ज क्यू लेना है वहाँ तक उसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट करके हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके इस मेथड से हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हुए ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड हो गया, है ना। ये डिपेंड करता है आपको स्फीयर जो आपको गिवन है वो नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो डायरेक्ट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो भी आपको लेना है उससे हम क्यू निकाल लेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म है रो इक्वल टू रो नोट इंटू आर है तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन r², फिर अलग से क्यू इस मेथड से क्यू निकालते हुए अब लिमिट क्या लगेगी वो तो सवाल पर डिपेंड करेगा कि हमने चार्ज कहाँ तक लेना। जैसे अगर इस डायग्राम को ही ले, मान लो कि ये जो स्फीयर है इसमें ये डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल ए, तो बताओ मैं लिमिट क्या लगाऊंगा, मुझे केवल इतना सा ही चार्ज निकालना, तो लिमिट लगेगी फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल आर, और अगर अप टू यहाँ तक जाना तो जो बी होगा तो ए से बी तक की लिमिट लग जाएगी ना, उस सवाल पर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्ज, बॉडी चार्ज ऑब्जेक्ट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की।